गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरी डिफरेंट स्कूल। आज हम लोग वही सेम आरएमएस का कंटिन्यू करेंगे। 2017 का सोशल साइंस का सैम्पल पेपर क्लास 9 का। हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चन आई थिंक कवर अप हो गए थे हमारे उस दिन। ये डन हो गया था, यहाँ पर थे। Why was public interest litigation introduced? इसको क्यों इंट्रोड्यूस जो है करा गया था? To increase access to justice, to reduce civil rights, introducing law courses, या फिर increasing civil courts? The correct answer for this is to increase access to justice. अब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू लिटिगेशन अंडरटेकन टू सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को जो है उनको जो है हम सिक्योर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और क्या करते हैं उनको जो है एंड डेमोन्स्ट्रेट द अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस। उनको जो है जस्टिस जो है दिखाते हैं सोशली। एंड और जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था ये जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस पीएन भगवती। इनके द्वारा जो है ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। एक तरह से ह्यूमन राइट्स को यूज करना, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उनके इश्यूज जो हैं उनको जो है रेस करना, और ये मेन मोटिव होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन states that untouchability has been abolished. Again, the question from fundamental right once again. Yes, Tanishka. मैम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ओके। अभिजीत, अभिजीत बच्चा बोलो। अभिजीत बेटा। मैम ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। डी, ओके। एनीवन एल्स? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो चीज दिख रही है ये पिक्चर क्या शो कर रही है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये जो पिक्चर है क्या शो कर रही है? यस अभिजीत। मैम इट्स शोइंग दैट द one woman who is give a water to another woman and he is अभिजीत बोलो बेटा। another woman। मैम ये उससे डिस्टेंस रख रही है क्योंकि मैम उस टाइम पे अनटचेबिलिटी होती थी मैम, क्योंकि ये नीची जात की है और वो ऊंची जात की है, दैट्स व्हाई। ओके ओके। तनिष्का। मैम इसमें ये है कि मैम एक जो वुमेन मैम पानी पी रहे वो मैम किसी लोअर कास्ट की वुमेन है, तो मैम उसने किसी से पानी मांगा होगा, तो जो मैम अपर कास्ट जो मैम लोग होते हैं तो मैम वो उन्हें छूना नहीं चाहते थे, इसलिए मैम वो उसे दूर से पानी दे रही है। ओके बेटा। देखिए अनटचेबिलिटी का उदाहरण लिया है, उसको जो है ये पोर्ट्रे कर रहा है ये पिक्चर आपकी। अब जो है ए जो है जिसने आंसर दिया गलत, डी जिसने आंसर दिया वो भी गलत। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। सैनिक स्कूल पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है ये अनटचेबिलिटी वाला। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच आर्टिकल? आरएमएस में भी आ गया है। अब जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
conviction. क्लियर। इसमें मैंने दो चीजें करवाई थी, एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो डबल जियोपार्डी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हमारा ये कहता है कि हमने जो भी क्राइम करा है तो हमें सजा जो है आज का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी में ये बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर कोई पर्सन है वो एक ही क्राइम को बारी बारी रिपीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल बताया था थेफ्ट का, चोरी का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बंदा जो है चोरी कर रहा है और एक दिन में उसने 3-4 घर में, तो ये नहीं है कि उनको उसे 3-4 बार जो है चार्ज करा जाएगा, नहीं, तो वो थेफ्ट के अंडर जो है एक ही बार जो है उसको थेफ्ट के अकॉर्डिंग जो है सजा मिलेगी। दिस वाज योर आर्टिकल 20। फंडामेंटल राइट्स मुझे लग रहा है आपने ढंग से नहीं पढ़े हैं और इसका क्वेश्चन तो आ ही रहा है, हर साल आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। आर्टिकल 22, आर्टिकल जो 22 है वो था अरेस्ट इन certain detention। जब हम हिरासत में ले लेते हैं, यहाँ पर बताया गया था कि जिसको भी हम हिरासत में ले रहे हैं उसको जो है इन्फॉर्म करा जाएगा कि हम क्यों जो है उसको जो है पकड़ रहे हैं और उस पर्सन को जो है विदिन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्रीडम, जहाँ पर कि 6 फ्रीडम्स जो हैं ग्रांट करी गई थी इंडियन सिटीजन को। अब मैं बताती हूँ जो राइट टू फ्रीडम कराया था, फॉलिक इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी, क्लियर। और 6 फ्रीडम्स की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, समर्पण, मैम समर्पण, यस, हाँ जी। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर अप हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हु सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किन के द्वारा जो है सेटअप करी गई थी? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकॉले या फिर ए ओ ह्यूम्स? The correct answer for this is that is option B, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी का जो है सेटअप करी गई थी बंगाल में। दिस इज योर एशियाटिक सोसाइटी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो। और जो इट वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स ऑन 15 जनवरी 1784 को जो है ये जो है फाउंड करी गई थी। एम था रीडिस्कवर द इंडियाज ग्लोरी पास्ट और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना। और क्या क्या मोटिव था इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का? सोशल और रिलीजियस इविल्स के अगेंस्ट जो है फाइट करना, और जो है एजुकेशन को प्रमोट करना भी था। मतलब एक तरह से लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे अपने कल्चर को भी जो है ये प्रमोट करना चाहते थे। अब आता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखिए, ए पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका जो टाइम पीरियड रहा है, एज ए गवर्नर जनरल ये रहे हैं इंडिया में, दैट इज बिटवीन 1828 से लेके 1833 के टाइम पीरियड में। और इन्होंने इनके टाइम पीरियड में इन्होंने इम्पोर्टेंट चीजें क्या करी थी? ठग सिस्टम को सप्रेस करा था, दबा दिया था, खत्म कर दिया था। देन सती सिस्टम है उसको अबोलिश कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है आपने एक इम्पोर्टेंट सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले मिनट ऑफ 1835। मैकॉले मिनट ऑफ 1835
35। यहाँ पर अब जो ये लॉर्ड मैकॉले हैं, इनका सबसे बड़ा रोल रहा है जो कि इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट करा, सबसे बड़े ये सपोर्टर रहे हैं। ही गेव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है A.O. ह्यूम्स। जो ये आप कांग्रेस देखते हो, उस टाइम पे क्या थी, बिफोर इंडिपेंडेंस एक ही पार्टी थी, दैट इज कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस किनकी देन है, इनकी, A.O. ह्यूम्स। ही हैज बीन क्रेडिटेड फॉर गिविंग बर्थ टू कांग्रेस, टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? Another moving on to next question. Who is called as the father of history? Father of history जो है किसको बोला गया है? Plutarch, Herodotus, Justin, Pliny. The correct answer for this is Herodotus. This person, he was known as the father of history. Another आता है मनसबदारी सिस्टम was introduced by। मनसबदारी सिस्टम जो है किनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस जो है करा गया था? यस अभिजीत। मैम ऑप्शन ए अकबर। ओके, तनिष्का। मैम ऑप्शन ए। ओके, होता क्या है, क्या कोई बच्चा बता सकता है मनसबदारी सिस्टम है क्या? यस मैम। मैम जब अकबर हमारे देश पे मैम राज कर रहा था तो मैम उसने ये मनसबदारी सिस्टम चलाया था मैम। जो मीन्स जो तीर्थक पर वहां पर जाते थे जी, ओके तनिष्क, हाँ जी बोलो। मैम मनसबदारी सिस्टम में मैम जो मनसबदार होते थे वो मैम मिलिट्री को मैम मेंटेन करते थे, रखते थे। ओके ओके। Mansabdari system was introduced by अकबर। पहले तो इसका आंसर है अकबर। ये एक मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह थे मुगल एम्पायर में। ड्यूरिंग 1571 तब इन्होंने जो है ये मनसबदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा था। मनसब का मीनिंग होता है रैंक या फिर पोजीशन। क्या होता था कि इसमें जो है इस सिस्टम में क्या है, रैंक दिया जाता था जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, और नॉट ओनली रैंकिंग गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, या जो लोग काम करते थे उस टाइम पे उनको उनकी ड्यूटीज भी बताई जाती थी कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, डिटरमाइन द सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज। अब इनकी जो ड्यूटीज इनको बताई जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, उनको उनका काम बताया जाता था, और साथ में उनको जो है उनकी रेम्यूनरेशंस भी बताई जाती थी अलोंग विद देयर रेम्यूनरेशन होता है सैलरीज, यानी कि उनके रैंक्स के अकॉर्डिंग उनको सैलरीज और उनका काम जो है वो बताया जाता था अंडर दिस मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है जहांगीर। जहांगीर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। अकबर का
सबसे बड़ा बेटा है जहांगीर, और इनका जो टाइम पीरियड रहा है जहांगीर का 1605 से लेके 1627 तक के बीच में इन्होंने राज करा है। और नेक्स्ट हमारा आता है हुमायूं। हुमायूं ये जो थे वो सन ऑफ बाबर, बाबर के ये बेटे थे, और इन्होंने जो राज करा 1530 से लेके 1556 तक। नेक्स्ट आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी निर्माता ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। वन मोर थिंग, शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1540 से लेके 1545 तक के बीच में रही है। क्लियर? एक्स्ट्रा पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपका in northeast India, shifting cultivation is known as first picture shifting cultivation, ये second part में बताऊंगा। In northeast India, shifting cultivation is known as, northeast India में shifting cultivation को किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है? मनीष यादव। यस बेटा, बोलो बेटा। मैम ऑप्शन बी। ओके ओके, let's see the correct milpa झूमिंग रोका लदाम, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है झूमिंग के नाम से जो है जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है बेसिकली, ये जो है आपका जो है हिली एरियाज में जो है प्रैक्टिस करी जाती है। प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन अक्रॉस द हिली टेरेन्स, जितने भी हिली एरियाज है ना वहाँ पर जो है इस कल्टीवेशन को जो है प्रैक्टिस करा जाता है, वहाँ पर जो है ये करी जाती है। क्या करा जाता है, ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रीज होते हैं, जितने भी लीव्स होते हैं उनको जला दिया जाता है, देख रहे होंगे आप पहले पिक्चर में, और उनकी जो ऐश निकलती है जलाने के बाद जो राख है उसको जो है सॉइल में, इस मिट्टी में जो है ऐड कर दिया जाता है, सो दैट की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो सके, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब और उसके बाद क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि लैंड गेट्स अबंडेंट एंड लूजेस ऑल इट्स फर्टिलिटी, और कोई भी क्रॉप जो है इस लैंड के ऊपर जो है उगाया नहीं जाता। फिर एक चीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और इट इज ब्लेम्ड फॉर डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के लिए इसको जो है ब्लेम करा जाता है, इस कल्टीवेशन को। अब बात आती है मिल्पा। मिल्पा यहाँ पर क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं प्लांट करते हैं मिल्पा कल्टीवेशन में डजन क्रॉप्स, काफ़ी क्रॉप्स जो हैं एट वंस, एक ही बारी में जो है फार्मर्स जो हैं काफ़ी क्रॉप्स जो है प्लांट करते हैं, विच इंक्लूड्स मेज, एवोकाडोस, मल्टीपल वैरायटीज ऑफ स्क्वैश। नेक्स्ट हमारा आता है रोका। रोका आपका आता स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है रोका बोला जाता है। स्लैश होता है चीर देना, चीर देना मतलब जो भी पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं उसको। नेक्स्ट आता है जो आपका रोका आता है वो ब्राजील में होती है, दैट इज इन रोका कल्टीवेशन दैट इज इन ब्राजील। लद्दाख जो होती है आपकी इंडोनेशिया। अब आते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस टेबल पे आ जाइए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। देखिए लद्दाख जो है आपकी मलेशिया में होती है, रोका जो है दैट इज इन ब्राजील, मैसोल, कोंगो, और जो मिल्पा जो होती है दैट इज इन मैक्सिको।
अब आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी रेफर्स टू। देखो इस चीज को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको। एक इसका क्वेश्चन, यस मनीष, हाँ जी बोलो मनीष, मनीष यादव। मैम राइट टू स्पीक। ओके तनिष्का, मैम राइट टू वोट। क्या होता है बेटा, होता क्या है ये? हाँ जी हाँ जी तनिष्का बोलो। मैम इसमें जो मैम चिल्ड्रन मैम 18 ईयर्स मैम अबव होते हैं वो मैम उनको मैम राइट टू वोट होता है। मैम वो वोट कर सकते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी क्लास के हों। ओके ओके देखो ये जो क्वेश्चन है खाली फ्रेंचाइजी के नाम से है। फ्रेंचाइजी रेफर्स टू राइट टू स्पीक फ्रेंच, राइट टू ट्रेड और राइट टू वोट। बट ये जो है करेक्ट क्वेश्चन की इसकी फ्रेमिंग जो है, या तो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के नाम से आए या फिर ये इसका नाम बनता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये होता क्या है? अडल्ट फ्रेंचाइजी इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी गणतंत्र का जो है, जनतंत्र का जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल पिलर है। adult franchisee means या फिर or we can say universal adult franchisee means that right to vote should be given to all। जितने भी adult citizens हैं उनको जो है अधिकार दिया जाता है वोट देने का विदाउट दी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, बिना किसी भेदभाव के, ऑफ कास्ट, क्लास, color, religion or sex, either male or female। It is based on equality। इक्वालिटी की ये बात करते हैं विच इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर विल बी राइट टू वोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन को जो है मोल्ड करके दिया हुआ है, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। If a person is आवाज आ रही है आप लोगों को? If a person is forced to work for low wages, which fundamental right he can use to protect himself? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सा प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट जो है यूज कर सकता है अगर उसको जबरदस्ती काम करने के लिए कहा जाए? इफ अ पर्सन इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस, कम वेजेस में। हाँ जी अभिजीत बोलो, बोलिए अभिजीत बोलो। अभिजीत बोलो। यस मैम। हाँ जी हाँ जी बोलो बच्चे। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तनिष्का। मैम ऑप्शन नंबर डी है बी। डी या बी? अच्छा ठीक है ओके म्यूट कर लो भाई, बहुत आवाज वो जा रही है। अभिजीत म्यूट कीजिए। देखो अभिजीत आंसर इज रॉन्ग। तनिष्का दो आंसर्स का कोई मतलब नहीं है कॉम्पिटिटिव में, आंसर एक ही रहेगा। सिंपल पेपर में एक आंसर देना पड़ेगा, आप ये नहीं लिख सकते एग्जामिनर को बी या डी। The correct answer for this question is that is right against expertise। चिल्लाती मर गई हूँ मैं स्टार्टिंग से। फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो। मजाल है भाई जो आप लोग समझो मेरी बात को। और अब ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये 3-3, 4-4, वो 6th क्लास को भी जब देखा ना, सैनिक स्कूल में 6th क्लास को भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले तो वो सीरियसली ले नहीं रहे थे, बाद में कह रहे थे बच्चे कि मैम
वो फंडामेंटल राइट का तो मैम आरएमएस में भी आ रखा है, मैम सैनिक में भी, मैम जेएनवी में भी आ रखा है, मैम उसमें भी। मैम प्लीज दोबारा से पीडीएफ भेज दोगे? जब मैं पढ़ाती हूँ तब चीजें सीरियसली नहीं लेते हो, लेटर ऑन पता चलती है कि टीचर कितना सीरियसली उस चीज को करवा रहा है। देख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का एक ही सैंपल पेपर में। अभी तो बच्चे एक ही सैंपल पेपर करवाया है, सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर उठा के देख लो। हाँ जी तनिष्का। मैम प्लीज आप मुझे मैम पीडीएफ मैम शेड्यूल्स वाली मैम भेज देंगे? शेड्यूल्स मैम की डिलीट हो गई। हाँ हाँ, फंडामेंटल राइट्स की पहले पढ़ो, शेड्यूल से पहले। मुझे तो लगता है एक दिन तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का ही टेस्ट लेना पड़ेगा। चलिए, आंसर इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये हमारा 23 से 24 आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम जो हमारा आता है दैट इज 19 से 22, और जो कल्चरल है वो 29 से 30। इक्वालिटी जो है हमारा 14 से लेके 18 के बीच में। Balancing the need to use resources and also conserve them for future, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रिसोर्सेस को बैलेंस करके रखना, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि उसको बैलेंस बनाने की जरूरत है, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहाँ पर कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा मतलब होता है दैट इज to that meets the needs of present without compromising the needs of future generation। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम होता है टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज को जो है रिड्यूस करना है। देन अनदर इज सो दैट कि इसको जो है हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। रिड्यूस न्यू वेज फाइंड आउट करना सो दैट वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन। देन and preventing the loss of biodiversity. This is your sustainable development goals where no poverty, zero hunger and so on, equality, ये सारी चीजें, resources को conserve करना, so on, properly life को जीना, this is your sustainable development goals। नेक्स्ट आता है विच कोर्ट्स पर फर्स्ट, अगेन इंडियन पॉलिटी में जुडिशरी सिस्टम, आपको एक चैप्टर करवाए तो जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, क्वेश्चन उठ के डायरेक्ट आया हुआ है। आंसर नहीं आता होगा किसी भी बच्चे को, ये भी मैं अभी बता दूं आपको, आप में से एक बच्चे को भी आंसर नहीं आता होगा, और मेरी जुडिशरी सिस्टम की पीडीएफ उठाना, आंसर दिया हुआ है इसका। Which courts were first established in 3 presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862? कौन से कोर्ट ने सबसे पहले इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज में जो है कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट करी थी 1862 में? यस तनिष्का। मैम सिविल कोर्ट। गलत बेटा, हर बार तुक्के काम नहीं आते, पढ़ाई ही काम आती है, पढ़ाई ही काम आती है। मनीष। हाई कोर्ट। यस, हाई कोर्ट। जुडिशरी सिस्टम में मैंने 2 चीजें करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का पहला पॉइंट यही बताया था, पीडीएफ उठा के देख लेना।
सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है सुप्रीम कोर्ट को बनाने की बात करी गई थी, लेकिन हमारा पहला यहाँ पर बात करी गई थी 1774 में हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में। पीडीएफ उठा के देखना, ये भी बताया था। What determines the thickness of soil profile? Soil profile होता है मिट्टी के प्रकार, थिकनेस, मोटाई। क्या चीज डिटरमाइन करती है? पेरेंट रॉक, टाइम, रिलीफ, क्लाइमेट। इस डायग्राम पे आ जाओ, इसमें सारा क्लियर हो जाएंगे ऑप्शन। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कलर, टेक्सचर होता है, बनावट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल का कितना इन्फ्लुएंस रेट है वेदर पर, और ह्यूमिडिटी कितनी है। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। दिस इज आवर आंसर। टाइम डिटरमाइन करता है। फ्लोरा फौना दैट यू ऑल नो, फ्लोरा दैट इज अ क्लास से रिलेटेड आपका होता है, फौना आपका होता है, नेशनल पार्क्स करवाया था तब बताया था फ्लोरा फौना। फौना आपका होता है एनिमल्स की प्रोटेक्शन को लेके जो है आपका जो है एनिमल से रिलेटेड आपका फौना आता है। लीफ आपका क्या डिटरमाइन करता है? ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, एंड आल्सो डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। The correct answer for this is that time determines the thickness of soil profile. Next आता है a field left uncultivated. एक फील्ड है uncultivated रह गई है, left बची हुई है for a while, कुछ टाइम पीरियड से, so that the soil recovers fertility, ताकि मिट्टी जो है उपजाऊ होने के लिए अपने आप को रिकवर कर सके। क्लियर? ये जो पिक्चर आपको फर्स्ट दिख रही है, ऑप्शन देखते हैं, फैलो, बैरन, फोलो, फर्टाइल। फोलो कुछ नहीं होता, फैलो लैंड होती है, बैरन लैंड होती है और फर्टाइल होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फैलो लैंड। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, दिस इज ऑफ फैलो लैंड। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, दिस इज ऑफ बैरन लैंड। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, दैट इज फर्टाइल, फर्टिलिटी जिसे बोलते हैं, कि प्रॉपर अच्छे तरीके से कल्टीवेशन हो रही है। बैरन लैंड बिल्कुल रफ, सूखी, ड्राई, दिस इज योर बैरन लैंड। देन आपका जो है फैलो लैंड, जो कि फॉर ए टाइम बीइंग अनकल्टिवेटेड होती है, तो कि सो दैट कि वो फर्टिलिटी जो है सॉइल जो है रिकवर कर सके, दैट इज फैलो। बैरन आपका होता है दैट इज थिन सॉइल और सैंड और रॉक्स, इट इंक्लूड डेजर्ट और ड्राई सॉल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, कुछ भी नहीं है इस पे। दिस इज योर बैरन लैंड। फर्टाइल मीन्स जो प्रॉपर कल्टीवेशन हो गई। नेक्स्ट आता है डैश रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। बहुत बार करवा चुके हैं, दैट इज आंसर इज सेक्युलरिज्म। हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है। इस हमारी कंट्री का पर्टिकुलरली कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है। हमारा देश सेक्युलर है, वी पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। हमारे यहाँ पर अलग अलग जो है लोग जो है रहते हैं, अलग अलग जो है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम। फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस। 3 टाइप गवर्नमेंट जो बताया था मैंने। एनार्की, वेयर देर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, जहाँ पर कोई रूल्स को ओबे नहीं करता, मानता नहीं है। मोनार्की दैट इज किंगडम और साम्राज्य, जहाँ पर की क्वीन या किंग जो है रूल करता है।
नेक्स्ट आता है व्हेन वॉज द मंगल पांडे हैंग टू डेथ। आज इसकी पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम से पूरी की पूरी मिल जाएगी, सबमिट करवा देना असाइनमेंट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट सैंपल पेपर भी करवाऊंगी। 28 अगस्त 1857, 29 जून 1857, 29 मार्च 1857 या फिर 29 मार्च 1757। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज सी 29 मार्च 1857। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आंसर दिखाएंगे 8 अप्रैल 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। क्लियर। और यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में जो है उनको जो है ग्राउंड में जो है फांसी पे जो है लटका दिया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द आंसर। इन एक्चुअल जो है उनको जो लटकाया गया था डेट पर दैट इज 8 अप्रैल, बट जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि मेन जो है 29 मार्च जो है एज पर एनसीईआरटी 29 मार्च है। इसकी पीडीएफ बेटा मिल जाएगी आज आपको गूगल क्लासरूम पे। नेक्स्ट टाइम अनदर सैंपल पेपर हम करेंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।